बच्चों, कल हम लोगों ने जल के बारे में पढ़ा। जल का स्वरूप क्या है, जल का क्या महत्व है, मानव शरीर में जल का क्या काम है, विभिन्न कार्यों में जल की क्या आवश्यकता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे मानव शरीर के समस्त भार का लगभग 70 भाग जल ही है और कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। तो आप लोगों ने कल देखा कि जल की महत्वता को ध्यान में रखते हुए जब 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है और जल प्राप्ति के विभिन्न स्रोत भी हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे जल कितने प्रकार का होता है और जल की क्या अशुद्धियाँ हैं, जल की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय और उनसे होने वाले रोगों के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जल कितने प्रकार का होता है। जल 2 प्रकार का होता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जल के स्वरूप। जल 3 स्वरूप में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जल के प्रकार पूछा है, ना कि जल के स्वरूप। जल के प्रकार हैं 2 प्रकार के, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल क्या होता है? मृदु जल को शुद्ध जल भी बोलते हैं और कठोर जल को अशुद्ध जल भी कहते हैं। मृदु जल कैसा होता है? मृदु जल पारदर्शक, स्वादहीन, रंगहीन और चमकदार होता है। इसमें अनावश्यक लवणों का अभाव रहता है। मतलब अनावश्यक लवण जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट के टाइप के लवण इसमें नहीं पाए जाते हैं। यह पीने में मीठा होता है। इसका उपयोग पीने के पानी में होता है। कठोर जल को अशुद्ध जल भी कहते हैं। कठोर जल को अशुद्ध जल भी कहते हैं। यह अपारदर्शक, स्वादपूर्ण, इसमें कोई ना कोई स्वाद होता है, जैसे खारा होता है या फिर गंदगी युक्त स्वाद होगा। दुर्गंध युक्त होता है, इसमें एक प्रकार की दुर्गंध भी आती है, अर्थात यह पानी पीने योग्य नहीं रहता है। अनावश्यक लवणों का समावेश होता है। अनावश्यक लवण जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड भी होते हैं इसमें, जिसके कारण यह अशुद्ध जल हो जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है बच्चों कि जल की अशुद्धता का क्या कारण है। जल की अशुद्धता के कारण 2 ही हैं। अस्थायी कठोरता, अशुद्धता या कठोरता एक ही होती है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट के बाइकार्बोनेट तथा अस्थायी कठोरता कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण होती है और इन्हीं के कारण यह जल अशुद्ध जल या कठोर जल कहलाता है। अब है जल की अशुद्धियाँ। जल की अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जल की अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती है, घुलित अशुद्धियाँ और तैरने वाली अशुद्धियाँ। तो पहला है जल की अशुद्धियाँ। मुख्यतः जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। पहला है घुलित अशुद्धियाँ और दूसरा है तैरने वाली अशुद्धियाँ। तो घुलित अशुद्धियाँ में देखिए क्या क्या है। इन अशुद्धियों में कई रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल की घुलनशीलता की शक्ति को कम करता है, जल में घुल जाते हैं। ये पदार्थ जल में भूमि पर बहते हुए वायु अथवा धरातल से जल में प्रवेश कर जाते हैं। जल में इन पदार्थों की मात्रा अगर ज़्यादा हो तो जल पीने योग्य नहीं रहता है। घुलित अशुद्धियाँ निम्न प्रकार की हो सकती हैं। पहला है विभिन्न गैस क्या होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोसल्फाइड मिलने से जल दूषित हो जाता है। दूसरा है जैविक पदार्थों के सड़ने करने से। कुछ जैविक पदार्थों के क्षय से अमोनिया, नाइट्रेट आदि जल में उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जल दूषित हो जाता है। अब तीसरा है लवण के कारण। बाइकार्बोनेट, सल्फेट आदि लवणों के जल में घुल जाने के कारण भी जल कठोर एवं दूषित हो जाता है।
पहला था भूलित अशुद्धियाँ, दूसरा है तैरने वाली। अब तैरने वाली अशुद्धियों में देखिए कौन कौन सी है। तैरने वाली अशुद्धियों के अंतर्गत कई प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक वस्तुएं पाई जाती हैं। कार्बनिक पदार्थों में मल, विभिन्न उद्योगों के उत्सर्जित पदार्थ, वानस्पतिक पदार्थ, जीवाणु, कृमि, कीट, उनके अंडे, लार्वा आदि हैं। जबकि अकार्बनिक अशुद्धियों में धातु पदार्थ या कीचड़ या गाद आते हैं। इनसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं। अब है जल के अशुद्धता के स्रोत। जल में ऐसी क्या बातें होती हैं जिससे जल शुद्ध हो जाता है और किन चीज़ों से जल अशुद्ध हो जाता है। तो पहला है इसमें जल में होने वाले अशुद्धियों के स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला होता है स्वतः से। कभी कभी पानी अपने आप गंदा हो जाता है। कैसे? जल की प्रकृति भूमि अथवा मिट्टी की बनावट पर निर्भर करती है। कोई भी अशुद्धि जल के मूल स्रोत से ही मिश्रित हो जाती है। जिस प्रकार की मिट्टी के संपर्क में आता है उसके गुण धर्म प्रकृति में उसके अनुसार परिवर्तन आ जाता है। इस तरह मिट्टी से कभी कभी हानिप्रद पदार्थ भी जल में मिल जाते हैं, जैसे चूना, खड़िया। मिट्टी की तह वाले कुओं में हमेशा खारा जल ही मिलेगा। इसका मुख्य कारण कैल्शियम की अधिकता होती है। इससे स्पष्ट है कि अनेक अशुद्धियाँ जल के स्रोत से ही मिल जाती हैं। दूसरा है जल के स्रोत से संग्रहण केंद्र तक लाने में। अनेक अशुद्धियाँ जल को स्रोत से संग्रहण केंद्र तक लाने में रास्ते में मिल जाती हैं। स्रोत से संग्रहण केंद्र के बीच अगर शहर का कूड़ा कारखानों का अशुद्ध जल मिल जाए तो संग्रहण केंद्र में अशुद्ध जल ही प्राप्त हो। तीसरा है संग्रहण केंद्र में भी हो जाती हैं कुछ गंदगियाँ। जल को दीर्घ अवधि तक संग्रहण करने से उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। हमारे देश में जल को मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तनों एवं पानी की टंकी, हौदियों में रखा जाता है। लेकिन इन सभी की निश्चित समय पर उचित रूप से साफ सफाई न की जाए तो जल दूषित हो जाता है। चौथा है वितरण के दौरान। जल के वितरण के दौरान प्रयोग में आए नलों, पाइपों, स्टॉपर आदि के कारण भी जल में अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। जल में विलेय गैस, लवण तथा अम्ल आदि की प्रतिक्रिया के कारण सीसा तथा अन्य धातुएं जिनसे पाइप बने होते हैं जल में घुल जाती हैं। ये तो हुई अशुद्धियों की बात, कैसे जल अशुद्ध हो जाता है। अब आते हैं जल का शुद्धिकरण कैसे करेंगे। जल के शुद्धिकरण की दो विधियां हैं। एक है प्राकृतिक और दूसरा है अप्राकृतिक या फिर कृत्रिम कह सकते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में है, प्राकृतिक विधि में पेयजल का शुद्ध होना स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। जल के विशुद्धिकरण के दो प्रमुख साधन हैं, एक प्राकृतिक तथा दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक साधन देखते हैं। प्राकृतिक विशुद्धिकरण दो प्रकार की होती है, जल का वाष्प बनकर शुद्ध हो जाना या फिर नदी के जल में प्राकृतिक शुद्धता पाए जाना। प्राकृतिक शुद्धता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। ये नदी स्वतः साफ करने में मदद करती है। दूसरा है अन्य में अनेक स्रोतों का जल, इसमें अनेक स्रोतों का जल बहकर आता है, वह मिल जाता है। अधिक जल मिल जाने से नदी का जल शुद्धिकरण प्राकृतिक रूप से हो जाता है। दूसरा है
तलछट का बैठना। इस प्राकृतिक विधि द्वारा नदी के जल में पाए जाने वाले विभिन्न दूषित तत्व स्वतः ही धीमी गति से नदी के जल के नीचे बैठते रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन तथा अन्य तत्वों के योग से विभिन्न पदार्थों में ऑक्सीकरण की क्रिया में मदद मिल जाती है। इस तरह जल में पाए जाने वाले जीवाणु तथा गंदगी में कमी आ जाती है। तीसरा है प्रकाश क्रिया द्वारा। प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश में जो किरणें नदी के जल में पड़ती हैं, उनमें अल्ट्रावायलेट किरणें भी मौजूद होती हैं, जो जल में मौजूद जीवाणु को नष्ट कर देती हैं। नदी के जल में उपस्थित सहजीवी जीवाणु परजीवी जीवाणु को नष्ट करके जल का शुद्धिकरण कर देते हैं। दूसरा आता है अब कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि में कृत्रिम साधन द्वारा भी जल का शुद्धिकरण किया जाता है। कृत्रिम विशुद्धिकरण के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। इसमें है आसवन संघनन, उबालना, स्कंदन और लवणांश और जल की कठोरता को दूर करना, निस्यंदन और निष्क्रमण। पर इन सबों में कुछ ऐसे शुद्धिकरण हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः जल का शुद्धिकरण दो ही स्तर पर किया जाता है। पहला है सार्वजनिक स्तर पर और दूसरा है घरेलू अथवा छोटे स्तर पर। तो बड़े पैमाने पर या सार्वजनिक जल वितरण के बड़े पैमाने पर कैसे करते हैं? पहला है प्रत्येक बड़े शहर में जल शोधन का कार्य वाटर वर्क्स द्वारा किया जाता है। इन वाटर वर्क्स द्वारा विभिन्न विधियां जल के शोधन हेतु अपनाई जाती हैं, जैसे संग्रहण, निस्यंदन और क्लोरीनीकरण। इसमें संग्रहण देखते हैं, जल को प्राप्ति स्थान अर्थात स्रोत के जल से प्राप्त करने के उपरांत उसे बड़े जलाशय में संग्रह कर लिया जाता है। इस कारण वह प्राप्ति स्थल पर होने वाले प्रदूषण से मुक्त रहता है तथा सामान्यतः 90% अशुद्धियाँ नीचे तली में बैठ जाती हैं। दूसरा है निस्यंदन। इस विधि में जल में उपस्थित जीवाणु 98 से 99% तक समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी नगर या क्षेत्र की जल आपूर्ति किसी तालाब या झील नदी पर निर्भर है, तो उसके भौतिक, रासायनिक, जीवाणु संबंधित सभी दोषों को अवश्य नष्ट कर दिया जाना चाहिए। सामान्यतः इन दोषों को दूर करने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है क्लोरीनीकरण विधि। सामान्यतः जल को शुद्धिकरण करने का यह उपयुक्त अभिक्रिया है। इसमें निस्यंतक का मतलब है फिल्टर के द्वारा प्रदत्त जल को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने हेतु जल को क्लोरीनीकृत किया जाता है। क्लोरीन द्वारा हानिकारक जीवाणु का सफाया हो जाता है, साथ ही साथ जल का बेहतर स्वाद भी रहता है तथा दुर्गंध भी समाप्त हो जाती है। इस क्रिया में क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है तथा इसके मिश्रण से उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइपोक्लोरिक अम्ल सारे जल को शुद्ध करते हैं। अब आता है छोटे पैमाने पे। छोटे पैमाने पे कैसे हम लोग घर पे शुद्ध करते हैं? आपने देखा होगा प्रायः घरों में पानी उबाल कर पिया जाता है। तो हमारे देश में घरेलू उपयोग होती जल शुद्धिकरण प्रायः 3 प्रकार से किया जा सकता है: उबालकर, रासायनिक निष्क्रमण द्वारा और निस्यंदक द्वारा। जल को उबालना पहला है। इसमें जल को उबालने में क्या करते हैं? इस क्रिया में सर्वप्रथम जल को 20 मिनट तक लगातार अच्छी तरह से उबालकर ठंडा कर लिया जाता है। इससे जल में उपस्थित जीवाणु, विभिन्न अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तथा जल की कठोरता भी नष्ट हो जाती है। ठंडा करने के पश्चात प्रयोग करने हेतु जल को बर्तनों में छानकर एकत्रित कर लिया जाता है। इससे जल का
इससे जल का स्वाद, दुर्गंध एवं रंग परिवर्तित हो जाता है। यह स्वाद रहित हो जाता है और उबले हुए जल को वायु युक्त करना आवश्यक है। दूसरा है इसमें आसवन विधि। आसवन विधि क्या होती है? इस क्रिया में पहले जल को उबालकर वाष्प बनाई जाती है और वह वाष्प को ठंडा करके जल में परिवर्तित किया जाता है। इस जल को आसुत जल कहते हैं। यह जल स्वादहीन होता है। इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए जल को वायु युक्त कर लेना चाहिए। समुद्र का खारा जल इसी विधि से पीने योग्य बनाया जाता है। अब इसमें आ गया दूसरा। पहला उबालना था, उबालने की प्रक्रिया द्वारा। दूसरा है रासायनिक निसंक्रमण द्वारा। तो दूसरा निसंक्रमण में क्या है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए इसमें 2 रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। पहला है अवक्षेपक और दूसरा है जीवाणुनाशक। अवक्षेपक ऐसे होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं और जीवाणुनाशक होते हैं जिसको डालने से जीवाणु की नाश हो जाता है। अवक्षेपक देखते हैं। अवक्षेपक इससे जल की अशुद्धियां अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाती हैं, किंतु पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाती। अवक्षेपकों के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है फिटकरी। जल में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट पर फिटकरी की क्रिया की जाती है, जिसके कारण जल की अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। इससे जीवाणु का पूरी तरह से नाश नहीं होता, लेकिन संख्या में कुछ कमी अवश्य आती है। दूसरा है निर्मली। निर्मली क्या होती है? निर्मली एक वृक्ष का फल है। बर्तन को जल से भरने के पहले निर्मली के फल को बर्तन के अंदर सतहों पे अच्छी तरह से रगड़ लिया जाता है। इसके बाद बर्तन में जल भर दिया जाता है। कुछ देर के पश्चात जल में उपस्थित सभी अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं और हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा आता है अवक्षेपक के बाद दूसरा है जीवाणुनाशक पदार्थ। जीवाणुनाशक पदार्थ में है जीवाणुनाशक द्वारा जल में उपस्थित जीवाणु और अन्य ऐन्द्रिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। ऐन्द्रिक पदार्थ मतलब जो अघुलनशील है वो पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। जीवाणुनाशक का कौन से जीवाणुनाशक का प्रयोग किया जाता है ये देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जिसे KMnO4 भी बोलते हैं, आयोडीन, नीला तूतिया, ओजोन, ब्लीचिंग पाउडर, चूना, क्लोरीन, ये सब का प्रयोग करके पानी को शुद्ध किया जाता है। तीसरा है निस्यंदन। निस्यंदन होता है मतलब छानना। घरेलू स्तर पर जल के निस्यंदन हेतु निम्न फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। पहला है जियोलाइट फिल्टर। वर्तमान में अशुद्ध जल को शुद्ध जल एवं स्वादिष्ट बनाने के लिए जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। जियोलाइट लकड़ी के बुरादे की भांति एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, जिसके कारण जल में विद्यमान मैग्नीशियम और कैल्शियम का ग्रहण होता है और सोडियम का परित्याग कर दिया जाता है। दूसरा है पास्चर चैम्बरलेन फिल्टर। इसमें चीनी मिट्टी से निर्मित खोखली नली होती है, जिसमें एक छिद्र होता है। एक बर्तन में जमाकर रख दिया जाता है। यह बर्तन एक नल से जुड़ा होता है। नल से आने वाले जल चीनी मिट्टी की नली की छिद्र में से जोर से खोखले भाग के अंदर की ओर जाता है। खोखली नदी के छिद्र अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिसके कारण अशुद्ध पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कीटाणु नहीं निकल पाते हैं और इसी में फंस जाते हैं। इसलिए नली को समय समय पर उबालते हुए जल में रखना पड़ता है और बाहरी बॉर्डर को फर्श से साफ करना पड़ता है। तीसरा है वर्ग फील्ड फिल्टर। पास्चर चोलेन फिल्टर अक्सर घरों में पाया जाता है। वर्ग फील्ड फिल्टर में लगा सिलेंडर
इन्फ्यूरिसिल मिट्टी से निर्मित होता है। इसकी विशेषता यह है कि यह जल को तीव्र गति से छानता है। साथ ही इसकी किसी भी प्रकार की दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी के सिलेंडर को 2-3 दिन के अंदर गर्म जल से विसंक्रमित कर लिया जाता है। इस तरह देखा बच्चों, हमने पढ़ा जल के प्रकार, जल की अशुद्धियाँ और जल की अशुद्धियों को दूर करने के साधन। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग जल से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।